चुनाव आने से पहले लोग जो उम्मीदवार रहते हैं बड़े बड़े वादे करते हैं, ऐसा करते हैं, फिर एक बार हम अपना मत विश्वास उनको दे देते हैं मत के रूप में, उसके बाद वो पलट जाते हैं। टीचर से रिलेटेड बहुत सारे जैसे राष्ट्रपति अवार्ड भी मिला, आपने बताया था। जी मान लो आप अध्यक्ष बन जाते हैं तो आप उनके लिए ऐसा क्या करेंगे कि उनका आप दिल जीत सकते हैं सर? मतलब ऐसा क्या चमत्कार उनके जीवन में होगा या फिर कुछ क्या सकारात्मक बदलाव होंगे जो आपको अपना वोट देंगे? अभी मैं कह रहा हूँ, ये नहीं कि मैं कहूँगा कि अगले बार मैं और कोशिश करूंगा। मैं फर्स्ट एंड लास्ट है ये मेरा चुनाव, फर्स्ट एंड लास्ट है। मॉनिटरिंग एक साल की समीक्षा है, ये हम किए करेंगे। बहुत बढ़िया, आप करेंगे। आपके चैनल विश्वास दिला दीजिए। हम आपके चैनल को विश्वास दिलाते हैं। तो लोग करते हैं कि हमें एक पार्टी टिकट मिल जाए या फिर कैसे भी टिकट हम लगाने की कोशिश करते हैं, तो आपका क्या विजन क्या था जब आप इस मैदान में उतरने की सोचे? देखा यहाँ की स्थिति उतनी सुधरी नहीं जितना होना चाहिए, जितने तरक्की होना चाहिए उतना नहीं हुई। तो मुझे बड़ा पीड़ा हुई कि मैं इसी कांकेर में पला बड़ा हूँ, यहीं पैदा हुआ। नमस्कार, सुप्रभात साथियों। और आज फिर से हम आ गए हैं मोहन सेनापति सर के पास एक और वार्तालाप के लिए, एक प्रेरक और प्रेरणादायक वार्तालाप के लिए। तो बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। और बहुत अच्छे लग रहे हैं सर आज इस अटायर में। और सुप्रभात, सुबह का मौसम है बहुत ही खूबसूरत। और ये जो जगह है सर, शुरुआत यहीं से करते हैं। इस जगह के बारे में बताइए सर, ये जो यहाँ से आपकी कुछ यादें या फिर इसके लिए अच्छा, यहाँ से अपना गढ़िया पहाड़ बहुत अच्छा सुबह सुबह देखेंगे ना, लगभग 6 बजे जब सूर्य की किरण एकदम लालिमा लेके निकलता है, उस समय एक नज़ारा कुछ और रहता है, अद्भुत रहता है, बहुत अद्भुत रहता है। इधर सारे तरफ जंगल जैसे दिख रहे हैं। अपन सोचते हैं कि कांकेर में जंगल नहीं है, लेकिन काफ़ी जंगल चारों तरफ देखिए। ये तालाब है बीच में, इधर तालाब है। तो यहाँ का नज़ारा सुबह सुबह हो तो बहुत अच्छा लगता है, एकदम प्राकृतिक लगता है और मन को बहुत प्रसन्नचित कर देता है। सर तो एक ऑफबीट क्वेश्चन है सर, मतलब यहाँ शुरुआत इससे करते हैं कि पिछले बार 2 वार्तालाप हमने की, तो कई लोगों का मन में ऐसा रहता है कि मैं पहले से जानता था आपको, इस तरह की बातें होती हैं, तो उस पर आप क्लियरिफिकेशन दे दीजिए पहले ही से कि हमारी मुलाकात तो बहुत मतलब नहीं, हम लोग का मुलाकात तो अभी अभी मेरे ख्याल से एक दो महीना पहले हुई है। एक आध महीना हुआ होगा, लगभग 1 महीना हुआ है हम लोग का मुलाकात। हम लोग एक दूसरे को जानते नहीं, लेकिन इन्होंने मेरा इंटरव्यू लेने के लिए जब पेपर में देखे और श्री मनोज जी जायसवाल जी के द्वारा सशक्त साक्षात्कार में देखे, तो इनका भी इच्छा हुई कि मेरे इंटरव्यू लिया। तो तब से उन्होंने मेरे साथ प्रयास किया। मैं भी प्रचार में बहुत ज़्यादा बिजी था, इस कारण समय नहीं दे पा रहा था। अभी इनको उमेश जी को मैंने समय दिया जी, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। और आज का हमारे जो पॉडकास्ट होगा उसका थीम ही रहेगा कि जो लोगों के प्रश्न हैं उस पर हम आपके विचार जानने की कोशिश करेंगे। तो सर जैसा कि आपने पहले पॉडकास्ट बताया था कि आपका जो करियर रहा है मानव सेवा को लेकर आगे बढ़ाते हुए आपने शिक्षक की भूमिका निभाई, समाज सेवी की भूमिका निभाई, तो ये पूरा आपका जो करियर रहा है बेदाग रहा है। तो कई लोगों को इस पर आपत्ति रहती है, उसको आप किस तरह से काउंटर बैक करेंगे? उनको क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, मैंने स्टूडेंट लाइफ से ही एकदम ईमानदारी से पढ़ाई भी की। कभी कोई हमारे टीचर हमको कोई ऐसे पनिशमेंट नहीं दिए। छोटा मोटा पनिशमेंट तो मिलता ही है, लेकिन कोई ऐसे जैसे ब्लैक रजिस्टर होता था हमारे नरहद में, हमारे ब्लैक रजिस्टर कहा जाता था जो बदमाश बच्चों का। और हमारे श्री स्वर्गीय RS दत्त, रविशंकर दत्त, वो हमारे प्राचार्य हुआ करते थे, जो बाद में डिप्टी डायरेक्टर बने। जी। तो उस समय हम आदर्श शिक्षक थे, हमारे जितने थे, और हम बेदाग जो है अपना लाइफ बिताए, स्टूडेंट लाइफ। जब मेरे को नौकरी मिली तो मैं BTI का ट्रेनिंग कर रहा था नगरी में ट्रेनिंग करने के बाद हमारे डिप्टी डायरेक्टर थे, हमारे प्राचार्य जो थे आपके दत्ता साहब, अच्छा, उनके पास अभी जाके, सर मैं अपने आपके स्टूडेंट हूँ, मेरे को यहाँ पोस्टिंग दे देना कांकेर, मेरे को दे देना चारा में, मेरे को दे देना जहाँ भी भान प्रतापपुर, अपने अपने क्षेत्र को मांगते थे। और वहाँ जगदलपुर जाना पड़ता था उनके पास। BTI से जब हम लोग निकले तो जगदलपुर गए, तो इतना वो परेशान हो गए थे। सारे लोग बोलते थे मैं स्टूडेंट हूँ आपका, मुझे यहाँ दे दो वहाँ दे दो। जब मैंने गया तो दत्ता साहब एकदम नाराज हो बोले, हाँ आप भी आ गए? सर मैं आपका स्टूडेंट। पैर छुआ उनका, बोले आप भी कहाँ जाना है? मैं बोला सर आप गलत सोच, अरे सब जान रहा हूँ, ऐसे नाटे मेरे को। मैं बोला नहीं सर, मैं आपका स्टूडेंट हूँ, तो बताओ कहाँ जाना है आपको।
मैं लोग सर ऐसे जगह भेजो जहाँ लोग जाना नहीं पसंद करते। तो बोले उस समय दंतेवाड़ा और कटे कल्याण को बहुत डरते थे लोग। तो मैं बोला मुझे दंतेवाड़ा दे दीजिए, तो दंतेवाड़ा भेज दूं? बोले हाँ। फिर दंतेवाड़ा गया, डीओ में ज्वाइन किया। उसके बाद वहाँ मेरे एक परिचित मिले जो कि भेष नारायण उइके, वहाँ के सीईओ थे उस समय। वो मेरे परिचित थे, बोले मैं आपका यहीं पोस्टिंग करा दूंगा। मैं बोल नहीं, जब यहाँ तक आया हूँ तो मुझे और ऐसे बिहड़ जगह भेजिए जहाँ लोग डरते हैं। तो बहुत मेरे को समझाया कि आप क्या कर रहे हो। मैं बोला मैं नया सर्विस है, मैं बाहर दूर जाना चाहता हूँ, जंगली एरिया जहाँ आदिवासी लोग के बीच में मैं कुछ काम कर सकूँ। तो उन्होंने बहुत समझाया लेकिन नहीं माना। तो उन्होंने उसूर ब्लॉक बोले बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो मैं उसूर ब्लॉक लिया, मिडिल स्कूल इन मेडी मेरा पहला पोस्टिंग था। तो मैं ऐसे जगह जाके काम किया जहाँ के लोग जाने के लिए डरते हैं, क्योंकि मैं ऐसे टीचर का स्टूडेंट हूँ जो हमेशा मुझे आदर्श की बात बताई है। अच्छा, तो सर आप इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन रहेगा मेरा। सर आपको टीचर से रिलेटेड बहुत सारे जैसे राष्ट्रपति अवार्ड भी मिला, आपने बताया था। जी जी। और कौन कौन से अवार्ड से सम्मानित हैं सर आप? इससे लोगों को एक ट्रस्ट आता है कि हाँ, एक लोगों को एक रहता है ना ऐसा अचीवमेंट वाला बंदा। तो आप अपने जितने भी अचीवमेंट हैं उनके बारे में बताइए, थोड़े प्रकाश डालिए। मुझे तो ऐसे बेस्ट टीचर अवार्ड को मिला ही, इसके अलावा मेरे को युवा पुरस्कार भी मिला, और आपका यहाँ से दैनिक भास्कर से पुरस्कार मिला, रायपुर से यहीं के दैनिक भास्कर वाले दिलाए, पत्रिका से मिला, नई दुनिया से मिला, इस प्रकार बहुत से पेपरों से मिला। इसके अलावा एक पुरस्कार मुझे मिला, वो है इंटरनेशनल अवार्ड। अच्छा। सेवा के क्षेत्र में मुझे इंटरनेशनल अवार्ड मिला 2008 में। हमारे यहाँ के ज्योतिष मनीषी डॉक्टर गीता शर्मा, जो कि विश्व प्रसिद्ध ज्योतिष है, उनको हम और आप नहीं जान सकते क्योंकि उनकी बहुत ख्याति बहुत दूर दूर तक विश्व में प्रसिद्ध है। उनसे मेरा मुलाकात कभी नहीं हुआ था, लेकिन मैं उनको जानता था, गीता शर्मा है। जब कलकत्ता के इंटरनेशनल अपना होटल, हिंदुस्तान इंटरनेशनल होटल में मेरे को बुलाया गया कि आपका जो है इंटरनेशनल अवार्ड के लिए चयनित किया गया। तो सितंबर 2008 में मैंने श्री एमडी मानदाता सिन्हा जी, उनको लेकर मैं गया कलकत्ता। अच्छा। और पुरस्कार लेने गया तो उसी हाल में गीता जी का भी मेरे साथ रूबरू हो गया सामना। तो मैं उनका प्रणाम किया, बोला तो अरे आप कौन हो, कहाँ से आए? मैं बोला कांकेर से। अरे कांकेर से मैं कैसे नहीं जानती? मैं बोले मैं मोहन सेनापति। अरे आपके नाम से बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, बोले नाम से बहुत सुनी हूँ। बोले उनको भी ये सौभाग्य कि दोनों को हम लोग को इंटरनेशनल अवार्ड मिल चुका है 2008 में, जो कि उनको ज्योतिष के क्षेत्र में और मुझे सेवा और योग के क्षेत्र में मिला है इंटरनेशनल अवार्ड। अच्छा। जिसको गोल्ड मेडल मिला हमको और सर्टिफिकेट मिला। इस प्रकार बहुत सारे पुरस्कार है। पुरस्कार तो मैं उतना नहीं मानता, जितना लोगों के हृदय में बसा हूँ वो मैं ज़्यादा अधिक मानता हूँ कि लोग मेरे को अच्छा समझते हैं, लोग मेरे बारे में दूसरे के सामने बोलते हैं, वही मेरे लिए बहुत बड़ा पुरस्कार है। ये नहीं कि मेरे सामने कोई मेरी तारीफ करे, दूसरे के सामने जब मुझे बताते हैं, मेरे बारे में बताते हैं और कोई मुझको बताता है आपके बारे में, ऐसे पता है, वही मेरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। यही मेरा क्वेश्चन था कि आप इस अवार्ड को किस तरह से लेते हो, आपका क्या टेक है? अवार्ड लेने का मेरा कोई इच्छा नहीं है। लोग अभी लेते हैं, कोई पद्मश्री, कोई भारत रत्न लेने की कोशिश करते हैं। मैं कभी अवार्ड के पीछे नहीं भागा। अगर अवार्ड के पीछे भागता तो मुझे और अवार्ड बहुत सारा मिलता, लेकिन मैं कभी अवार्ड के पीछे नहीं भागा। इसके पहले जो बेस्ट टीचर अवार्ड भी स्वर्गीय श्री UR साहू जी ने मुझे बहुत बोल के दूसरे टीचर से मेरा फाइल बनवाया, मैं बता चुका था, लेकिन मैं अवार्ड के पीछे नहीं भागता। मैं ये कहता हूँ कि लोगों का सेवा होना चाहिए, तो ऊपर डायरेक्ट वो अवार्ड हमको देंगे, ऊपर वाले देंगे, उससे बड़ा कोई अवार्ड नहीं है जो हमको देंगे, जो हमारे परिवार को, हमको, दुनिया को सही रखेंगे, स्वस्थ रखेंगे, यही सबसे बड़ा मेरे अवार्ड है। तो सर अगली कड़ी में यही सवाल है कि ये जो नगर पालिका चुनाव आपने लड़ने का सोचा जी, तो एज अ निर्दलीय जाने का ही आपका सोच था, या फिर आप कहीं जो लोग करते हैं कि हमें एक पार्टी टिकट मिल जाए या फिर कैसे भी तिकड़म लगाने की कोशिश करते हैं, तो आपका क्या विज़न क्या था जब आप इस मैदान में उतरने की सोचे? तो आपके मैं तो इसके पहले भागवत कथा करने में वृंदावन गया था। हाँ। वहाँ से मेरे आँख में कैंसर हो गया, तो मेरा ट्रीटमेंट भी चल रहा है। हालांकि कैंसर है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन ट्रीटमेंट चल रहा है। आँख में कोई प्रॉब्लम नहीं रहा देखने में, ना किस प्रकार की तकलीफ। उसके बाद मैं भागवत कथा छोड़ दिया। यहाँ जब आया, कांकेर जब भी आता था महीना 2 महीना में, देखा यहाँ की स्थिति उतनी सुधरी नहीं जितना होना चाहिए, जितने तरक्की होना चाहिए उतना नहीं हुई। तो मुझे बड़ा पीड़ा हुई कि मैं इसी कांकेर में पला बढ़ा हूँ, यहीं पैदा हुआ हूँ, और कांकेर का हालत उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो क्यों ना हम सेवा के रूप में कांकेर की भी सेवा किया जाए। तो हमको जब पावर मिलेगा, हमारे साथ पूरे लोग रहेंगे, तो उसको मैं और अच्छे से सेवा कर सकता हूँ। अकेले आप सफाई लेके निकल जाओगे, प्रापा लेके, तो उतना नहीं होगा। लोगों का जब हुजूम जब निकलेगा, कारवां बनेगा, तो उसमें सेवा अच्छा होता है। इसीलिए मैं सोचा क्यों ना नगर पालिका की सेवा किया जाए। इस वर्ष ये हुआ कि हमारे लिए सामान्य वर्ग हो गया। सामान्य वर्ग होने के कारण मुझे और एक मौका मिल गया, और मैं पहले तो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में खड़ा। मैं सोचा अगर
मेरे को कोई पार्टी से किसी से भेदभाव नहीं है, मैं सभी पार्टी वाले मेरे मित्र हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी वाले हो, चाहे आम आदमी पार्टी वाले हो, चाहे बहुजन वाले हो, चाहे अन्य पार्टी जो भी है, यहाँ जितने पार्टी। तो मैं सोचा अगर मेरे व्यक्तित्व को देख के, मेरा अच्छाई को देख के, मेरे में कुछ क्वालिटी होगा तो पार्टी वाले बुलाएंगे तो कोई भी पार्टी में जा सकता हूँ। तो अभी तक 1-2 पार्टी हालांकि मुझे इनवाइट किए हैं, अभी मैं 1-2 दिन के अंदर, मैं अभी नहीं कह सकता कब पत्ता खोलूंगा अपना, मैं नहीं कह सकता, कभी भी पत्ता खोल सकता हूँ। जरूरी नहीं कि मैं निर्दलीय के रूप में मेरे को लड़ना बहुत ज़्यादा संघर्षपूर्ण होगा मेरे लिए, क्योंकि मुझे 5 साल कम से कम काम करना पड़ेगा निर्दलीय लड़ने के लिए, तब मैं कहीं आगे बढ़ सकता हूँ। तो मैं आगे चल के मैं यही कह सकता हूँ कि निर्दलीय के अलावा अगर मुझे पार्टी का टिकट मिल जाता, राष्ट्रीय पार्टियों का, तो मैं उसमें मुझे आसानी हो जाती, वरना मेरे को बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। हालांकि चुनौती है और हर चुनौती को स्वीकार करना ये मोहन सेनापति का पहला काम होता है। तो मैं चुनौती को स्वीकार करूंगा। अगर मुझे किसी पार्टी 1-2 में मुझे 2 पार्टियां कम से कम मुझे अभी तक कांटेक्ट कर चुकी है मुझसे, लेकिन मैं अभी अपना पत्ता नहीं खोला हूँ। हो सकता है कल के दिन ज़्यादा मजबूरी हो जाएगा तो मुझे किसी पार्टी भी ज्वाइन करना पड़ेगा, तो वो भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। ओके, मतलब मेन मोटिव है कि अध्यक्ष बनना है और जनता की सेवा करना है, ये आपका मेन मोटिव ये है? मेन मोटिव मेरी यही है, रास्ते अलग हो सकते हैं, किसी भी पार्टी के रूप में मैं जाऊं और जनता की सेवा करने के लिए मैं अध्यक्ष के, क्योंकि निर्दलीय का रास्ता थोड़ा कठिन है जी। और मतलब जो भी रास्ते, मतलब अध्यक्ष पद की और जनता की सेवा कराना आपकी मूल उद्देश्य है मेरा, कि जनता की सेवा करना। मेरे को कोई पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, मैं किसी का पार्टी का अभी मैं सदस्य नहीं हूँ, सभी पार्टी वाले मेरे मित्र हैं, कोई भी पार्टी वाले के साथ मैं पक्षपात नहीं करता, सभी के साथ मैं सम व्यवहार करता हूं। और अगर राष्ट्रीय पार्टी मौका देगी तो मैं अवश्य उस पार्टी के माध्यम से भी लड़ूंगा चुनाव, नहीं तो मुझे तो निर्दलीय लड़ने से कोई नहीं रोक सकता, मैं तो लड़ूंगा ही। जब मैं बना लिया हूं मन तो लड़ना ही मुझे। ठीक है सर। तो सर आप जैसे अध्यक्ष बन जाते हैं, है ना, मान लो आज की ये हमारी जो जनता देख रही है, कांकेर वासियों, मान लो आप अध्यक्ष बन जाते हैं, तो आप उनके लिए ऐसा क्या करेंगे कि उनका आप दिल जीत सकते हैं सर? मतलब ऐसा क्या चमत्कार उनके जीवन में होगा या फिर कुछ क्या सकारात्मक बदलाव होंगे जो आपको अपना वोट देंगे अभी? आप अभी बताइए। मतलब हाँ जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि कांकेर में जो है, एक तो दूध नदी हमारे हृदय स्थल से निकली है, दूध नदी, वो उसका भी बहुत दिनों से वो बन रहा है, वो भी अधूरा है। उसको हम आएंगे तो बहुत जल्दी उसका जो साइड को जो वाल बना है, जिससे हमारा बाढ़ आ जाता है। सर सॉरी टू इंटरप्ट सर, उसका क्या कारण है सर? इतना डिले क्यों हुआ? मतलब वो जो प्रोजेक्ट था, क्या आपको क्या लगता है क्या कारण रहा, इतना सालों से लंबित रहा है वो प्रोजेक्ट? हाँ, बहुत लंबित रहा था उसका, तो मैं उसके बारे में कुछ खुलासा नहीं कर सकता। अच्छा, वो आपके अभी जो नगर पालिका अध्यक्ष वर्तमान में थे वो ही बता सकते हैं। लेकिन आगे का कार्यवाही के लिए मैं नदी, जो कि बाढ़ आने से व्यापारियों का पूरा नुकसान हो जाता है, पूरा शहर ही बर्बाद हो जाता है। मैं जिस स्कूल में था, MG वार्ड स्कूल में 4 फीट पानी भर गया था। जी, थाना के जस्ट पीछे है। तो इस प्रकार उस नदी को बचाने के लिए और लोगों को, व्यापारियों को, वहाँ के आसपास रहने वालों को बचाने के लिए उस कार्य को, सबसे पहले प्रोजेक्ट को मैं पूरा करने की कोशिश करूंगा। दूसरी बात, जो 1891 से है स्कूल, जो पुत्री शाला कहलाता था, हॉस्पिटल के सामने, कोमलदय हॉस्पिटल के सामने है स्कूल, जिसको पुत्री शाला कहते हैं, और अभी उसका भी जो भी नाम हो, वो स्कूल कांकेर का सबसे पुराना स्कूल है। उस स्कूल को 5 साल हो गए बनते हुए, आज तक वो स्कूल कंप्लीट नहीं हुआ। शायद 11-12 लाख सेंक्शन हुआ और राज्य शासन ने नगर पालिका को हैंडओवर कर दिया, ये भी सुना, लेकिन स्कूल आज भी अधूरा है। तो मैं एक शिक्षक होने के नाते और मैं स्कूल के डेवलप करने के नाते, वो जो स्कूल है, जो पुत्री शाला कहलाता है, अब जनकपुर वार्ड भी कहलाता है वो स्कूल, प्राथमिक शाला जो है, उसको बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाऊंगा। और इसके अलावा जो बाजार में, जो अपना पुराना बाजार, जो डेली मार्केट है, वहाँ मैं देखता हूँ बच्चियाँ, जो हमारी बेटियाँ हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी माताएं हैं, आसपास के अपने दुकानों में काम करती है, व्यवसाय करती है, उनको बाथरूम जाने के लिए बहुत असुविधा होता है। वहाँ एक छोटा सा बाथरूम ऐसी टेम्परेरी बना हुआ है जिसमें पर्दा लगा है, वो पर्दा को भी कुछ असामाजिक तत्व लोग हमेशा निकाल देते हैं। ये समस्या जो नदी के किनारे है। हाँ, और उज्जैन नदी के किनारे, बस स्टैंड में भी नहीं है सर ये? हाँ, बस स्टैंड, अच्छा बस स्टैंड का भी सही बताया आप। बस स्टैंड जो वो शोभा होटल के बाजू में था, वो बन भी गया नया और बिना उद्घाटन हुए टूट गया। वो शौचालय भी बना था, मूत्रालय भी बना था, जो कि शोभा होटल के बाजू से जो रास्ता गया है वो नया बना और बिना उद्घाटन हुए ये तोड़ दिया गया। ये मुझे समझ से परे है। करप्शन, अभी जो क्या बोल सकते हैं, हाँ, लोग नजर आम भाषा में तो यही बोल सकते हैं। पुराना बस स्टैंड में महिला का अलग, पुरुष का अलग होना चाहिए शौचालय। इसके अलावा डेली मार्केट में पुरुष का अलग, महिला अलग होना चाहिए। और मैं तो ये करूंगा, अगर मैं नगर पालिका अध्यक्ष बन गया
तो मैं वहाँ के लोगों का दर्द सुना, जब लड़कियां के बताई, छोटी छोटी बेटियां थी, बहनें थे, माताएं थी, बताए कि नहीं यहाँ बाबू पर्दा भी कोई खींच देता है और अंदर जो है गंदगी कर देता है, लेटिन कर देते हैं वहाँ उनका बाथरूम में, एक महिलाओं के लिए छोटा सा बना है। तो उस मेरे बड़ा देख के बड़ा कैसे लगा मेरे को घृणा, जब हमको ऐसे लगा तो उनको कैसे लगता जो उसको उपयोग करते। मैंने ये सोचा कि जब मैं नगर पालिका अध्यक्ष बनूंगा तो वहाँ जो है आपका महिला के लिए अलग और पुरुषों के लिए अलग शौचालय भी, मूत्रालय भी बनवाऊंगा, और साथ में वहाँ एक स्वीपर परमानेंट रहेगा जो कि भले उनसे कुछ पैसा ले ले उसके बदले, पेड कराइए सर, पेड कराए, लेकिन सफाई रखे एकदम, ताकि कोई असामाजिक तत्व जाके वहां गंदगी ना करे, सफाई बिल्कुल साफ सुथरा रहे, ऐसे मेरा कोशिश रहेगा। ये हो गया तीसरा बात। चौथा बात है कि गर्ल्स स्कूल, जहाँ के हमारे यहाँ आदिवासी क्षेत्र के अबूझबाड़ के, नारायणपुर के, अंतागढ़ के, कोयलीबेड़ा के बालिकाएं आती है, परिसर भी वहाँ, तो हमारे गर्ल्स स्कूल में जिम नहीं है महिलाओं का। अच्छा। वो एक गर्ल्स स्कूल में जिम होना चाहिए। तो मैं ये कोशिश करूंगा कि महिलाओं के लिए, बालिकाओं के लिए एक जिम की व्यवस्था किया जाए गर्ल्स स्कूल में। ये मेरी उपलब्धि होगी। मैं ऐसे छोटा छोटा कार्य करके, और एक है कि हमारे मस्जिद, हमारे मुस्लिम भाइयों के लिए मस्जिद के पास मैं देख रहा हूँ विगत करीब 30-35 साल से पुराना नाली है, पूरा नेशनल हाईवे में बड़ा नाली बन गया, नाला बन गया, लेकिन मस्जिद से लेकर आपके पोटाई धर्मशाला तक, पोटाई लोग का निवास तक जो नाली है पुराना है, पता नहीं किस कारण से उसका जीर्णोद्धार नहीं हो पाया। तो मेरा ये भी एक ये कोशिश रहेगा कि मस्जिद के पास जो नाली पुराना है, उस पुराने नाली को अच्छे से व्यवस्थित करके नाला के रूप में देके उसके साथ उसको कांटेक्ट जोड़ देंगे। जो नया नाला बना है यहीं तक बना है, मस्जिद के पहले तक, उसके बाद इसका कांटेक्ट बंद हो गया, फिर आगे बना है, तो क्या कारण से बना है ये भी मुझे नहीं मालूम। तो मैं नाला बनाने की काम जो मस्जिद के पास से जो पुराना है उसको भी बनाने की कोशिश करूँ। ऐसे छोटे छोटे काम मैं आते ही साथ अपना शुरू कर दूंगा जी। तो वही अगला यही था सर कि चुनाव के लोगों के मन में रहता है कि चुनाव आने से पहले लोग जो उम्मीदवार रहते हैं बड़े बड़े वादे करते हैं, ऐसा करते हैं, फिर एक बार हम अपना मत विश्वास उनको दे देते हैं मत के रूप में, उसके बाद वो पलट जाते हैं या फिर वो बहाना बना देते हैं। तो उसको आप किस तरह से देखते हैं, उसका आंसर कैसे करेंगे आप? हाँ नहीं, वो तो स्वाभाविक है, कोई भी बड़े बड़े वादे करते हैं आने के बाद और उस पर मुकर जाते हैं, बिल्कुल 100% सही है, लेकिन हर कोई वो नहीं कर सकता। कुछ % ऐसे भी आज भी अगर पाप ज़्यादा है तो पुण्य वाला भी है, अच्छे लोग भी हैं तो बुरे लोग हैं, तो अच्छे लोग भी हैं। तो मेरा ये है जो भी मैं वैधानिक जो भी लीगल होगा उस काम को अवश्य करूंगा। मैं आपको बता दूं, अगर मेरे में लालच रहता तो मैं आज बहुत ज़्यादा पैसा भी कमा लेता, धन कमा लेता। मैं जब प्राथमिक शाला बोदेली में गया था, यहाँ से लखनपुरी के पास है प्राथमिक शाला बोदेली, और वहाँ बच्चों को 4 बजे उठा के खिलाता था, खेल 4 बजे सुबह उठ के, मैं वहीं रहता था। और वहाँ गांव वाले इतना प्रसन्न हो गए कि कोई भी गुरुजी आज तक यहाँ के 4 बजे बच्चों को नहीं, एक बच्चों को ड्यूटी दिया था, कल तुम सब बच्चों को उठाना, घंटी बजाते हुए आते थे बच्चे। तो वहाँ गाँव वाले फिर मेरे को 10 डिसमिल जमीन दिए और बोले गुरुजी आप यहाँ बस जाओ, हम आपके लिए एक कठवा सब करेंगे, लकड़ी बल्ली उल्ली, और आपके लिए घर बनाएंगे। मैं हाथ जोड़ लिया, मैं बोला कि नहीं, ये जमीन आपके लिए रहने दो, मुझे नहीं चाहिए, मेरा घर जैसे भी है मेरे, तो मैं लालच नहीं किया। दूसरी बात, मेरे प्रधान अध्यापक जो स्वर्गीय पीलूराम नेताम हुए, वो मुझको अपना बड़ा बेटा माने। पीलूराम नेताम जी जो स्वर्गीय है, अब नहीं रहे, ये उड़कुड़ा के हैं, अच्छा, लखनपुरी के पास। उन्होंने पता नहीं क्या मेरे से इतना ज़्यादा लगाव हो गया उनका, मेरा काम देख के, मेरा व्यवहार देख के, उन्होंने अपने बेटी, बड़ी बेटी और दामाद को बता दिया था कि जब मैं इस दुनिया में नहीं रहूँगा तो ये मेरा बड़ा बेटा है, इसको हिस्सा देना। उसके बाद उनकी जब मृत्यु हुई 1996 में, 97 शायद मृत्यु हुई, तो उन लोग अपना बैठक किए। यानी मैं दुनिया में नहीं कह सकता, दुनिया नहीं घुमा, लेकिन भारत में देखा हूँ कि आदिवासी जैसे सच्चा कोई ईमानदार नहीं है। आदिवासी जो जाति है बहुत सच्चा ईमानदार कम्युनिटी है, मैं भी उसी कम्युनिटी से। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद, मैं बता रहा हूँ मैं किस, लेकिन मैं स्वयं महसूस किया हूँ। उन्होंने बोल दिया कि ऐसे ऐसे होगा तो होगा, वो निष्पक्ष रूप से। उसके बाद इन्होंने पूरा बैठक बुलाए आदिवासी समाज का, जब उनका काम हुआ तो, और मेरे से बोले सर हमारे मामा जो है, ससुर को मामा बोलते हैं लोग, तो रेंजर साहब थे, वो भी खत्म हो गए, उनके दामाद दर्रो साहब थे, KL दर्रो करके खत्म हो गए। उनकी लड़की है अभी अपने विद्यालय में है, कोदा गांव विद्यालय में है। तो वो मेरे बोले सर ये खेत है, आप कौन सा हिस्सा लोगे, उड़कड़ा में है और आपके तेलगरा में है, ये खेत है। मैं देख के दंग रह गया। मैं बोला उनको कि क्यों भाई, मेरे को आपने हृदय से अलग क्यों कर रहे हो? बोले नहीं सर हमारे मामा बोले। बोले मामा बोले ठीक है, मैं भी उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन मेरे को आप हृदय से अलग मत करो, ये खेत तो यहीं रहेगा, हम और आप तो आज हैं कल चले जाएंगे। ऐसे बोल के मैं उनसे क्षमा मांगा। बोले मैं ले लिया, समझ जाओ, मैं नहीं लिया फिर उन खेत को।
हालांकि ये बात अलग है कि खेत का रजिस्ट्री होता नहीं होता, वो बात की बात है, लेकिन मेरे को दे दिए थे लोग, आपको कौन सा खेत चाहिए, देखिए ये तेलगरा में इतना एकड़ है, ये अपना उड़कड़ा में इतना एकड़ है, ऐसे मुझे साथ हुआ। अगर मैं लालच करता तो उसको आज मैं अपना लेता, लेकिन मैं कभी लालच नहीं किया। बिना कोई खून का रिश्ता, हाँ, बिना कोई खून का, अभी आज भी आते हो अपना, अभी भी रिश्ता बना हुआ है वो लोग, बिल्कुल बस उड़कड़ा में रहते हैं, ज्यादा दूर नहीं है, उड़कड़ा में रहते हैं, वो बिल्कुल रोड में है। अभी उनका बेटा नागेंद्र नेताम है, कैलाश नेताम है, उनके बेटे हैं, अभी बेटी है चंद्रिका पोया हो गई हो, और ये दर्रो हो गई आपके मैडम जो है, तो ऐसे 4 बच्चे अभी हैं उनके, तो उनसे आप पता कर सकते हैं। मेरे कोई लालच नहीं है, और मैं आज तक केवल अपना इज्जत कमाया हूँ, पैसा कमाने के मैं कभी आगे नहीं रहा हूँ, इज्जत कमाया हूँ मैं, जितना हो सकता है ऊपर वाला देखता है कि मैं इज्जत कमा, तो मैं नगर पालिका में भी आके काम करके अपना इज्जत को और कमाना चाहता हूँ, नाम कमाना चाहता हूँ, मानव सेवा करता हूँ। मेरे पिताजी भी जो है मानव सेवक थे, होम्योपैथिक डॉक्टर थे, फ्री ऑफ कास्ट जो है इलाज करते थे। अच्छा। मेरे को संस्कार मिले अपने भाई से, श्री देव कुमार सेनापति, सब जानते हैं यहाँ कि नवचेतन आर्ट चलाते थे, उसमें वो डायरेक्टर थे उसके। अच्छा। और वो अभी दिल्ली में हरे राम हरे कृष्णा कैलेंडर का बिजनेस करते हैं। उनसे मेरे को बचपन से, मेरे पिताजी माताजी खत्म हो गए, उन्होंने मेरे पाल पोस के बड़े किया, उनका मैं वही मेरे पिता है। और भाभी माँ जो है हमारे, उनसे भी एक कदम आगे हैं, इतने अच्छे हमको ऊपर वाले के हैं, भले हमारे माँ बाप को छीन लिए, लेकिन मेरे परिवार में मेरे माता पिता के तुल्य मेरे भैया भाभी जो है, देव सेनापति, राधिका सेनापति, उनका मैं जरूर अवश्य प्रणाम करता हूँ। मेरे भाई बहन लोग सब अच्छे हैं, बहन लोग भी पूरा रमा श्रीवास्तव हो गई हैं, और अपना उमा स्वामी हैं, शारदा हैं, ये लोग सब भाई बहन, बाबा बिल्लू ऐसे बोलते हैं हम लोग घर में नाम, ये लोग मेरे लिए पूरा किए हैं हमारे लिए। तो ये संस्कार है हम लोग का, हमारे परिवार का। कभी भी किसी ने आज तक हमारे परिवार में गलत काम नहीं किया, सब अच्छे रास्ते में ही चले। वो भगवान की, ईश्वर की भी कृपा, और साथ में संस्कार हमारे भैया भाभी का ही था। तो सर, जैसा कि आपने बताया कि 2-3 साल से आप इस चुनाव की तैयारी में लगे थे। हाँ जी। आसपास बहुत सारे लोगों से मिले आप, अलग अलग समुदाय के लोग, मतलब समाज के विभिन्न वर्गों से आपने मुलाकात की, उनकी समस्याओं को समझा, जाना। जी। तो उन सब का निचोड़ बताइए सर कि कांकेर की मूलभूत ज़रूरतें क्या हैं, लोगों को हम क्या बेहतर दे सकते हैं, और आपके, अगर आप बनते हैं अध्यक्ष, तो आपके क्या ठोस 5-10 प्राथमिकताएं, मुद्दे होंगे जिन पे आप इस चुनाव का मुद्दा बनाना चाहेंगे और उस पर लड़ना चाहेंगे, लोगों को देना, मतलब उनको एक उम्मीद देना चाहेंगे कि आप मुझे, मैं करके दूंगा, आप मुझे बस उस जगह पे पहुंचा दीजिए। हाँ, वो देखते हैं अपन, आप जैसे 3 साल से मैं प्रयास कर रहा हूँ, अंदर सेवा भावी तो हुई, इसके अलावा मेरे को लगा कि कांकेर का कुछ विकास होना चाहिए। बहुत पहले से जो विकास हो रहा था, बहुत फास्ट हो रहा था, वो गति से अब नहीं हो रहा है। ये नहीं बताते कि विकास नहीं हुआ, लेकिन जो होना चाहिए, जिस गति से, वो गति से नहीं हो पा रहा है। तो मेरा ये कोशिश रहेगा कि अपन सड़क जो नालियां हैं बिल्कुल व्यवस्थित करें, उनकी सफाई महीना में नहीं, हफ्ता में कराएं, शुद्ध पेयजल जो है हर घर में पहुंचे, टाइम नल जो है गलियों में भी हो, स्ट्रीट लाइट हमारा कई जगह लाइट गोल रहता है। तो ये भी भालू का भी समस्या है आजकल, तेंदुआ का समस्या है, रेणुआ का समस्या है, लकड़बग्घा जिसको कहते हैं। तो इस प्रकार जंगली जानवर हमारे शहर के आसपास आ गए हैं। अभी तेंदुआ का आप देखेंगे अपना ऐसे वाल के ऊपर बैठा था ठेलका बोर्ड में। तो इस प्रकार हमारे जंगली जानवर बहुत आ रहे हैं, मतलब पहाड़ों से घिरा हुआ शहर है, क्योंकि सब जगह जंगल खत्म हो रहा है। तो उनसे बचने के लिए हमको कम से कम रोशनी होना चाहिए। तो लाइट की व्यवस्था हर गली में होना चाहिए, हमेशा होना चाहिए। ये कि नहीं हम दिन को जला दिए, ये मतलब नहीं है, रात को अवश्य जले, दिन को बंद हो जाए लाइट, ये मेरी कोशिश रहेगी। नालियाँ साफ होना चाहिए हमेशा, हफ्ता में एक बार ब्लीचिंग पाउडर उसमें डालना चाहिए, कि नाली खाली साफ हो जाने से नहीं होता, ब्लीचिंग पाउडर डालना चाहिए ताकि मच्छर वगैरह ना पनपे। अगर मच्छर पहुँचता है तो उसका धुआं करके उसका निपटारा किया जाए। शुद्ध पेयजल की व्यवस्था होगा। कभी कभी देखते हैं कीड़े आ जाते हैं अपने नल में, क्यों आते हैं, कोई नगर पालिका की गलती नहीं, कहीं से नाली लीकेज हो गया है, पाइपलाइन वहीं से गया है, पाइप भी फूट गया है, वहीं से नाली है, उस पाइप के द्वारा कीड़े आ जाते हैं। उसको हमको देखना है कि नाली में कोई पाइपलाइन फूटा तो नहीं, अगर फूटा है तुरंत उसको निपटारा किया जाए, उसको तुरंत उसको जोड़ के दूसरा लगाया जाए। इसको हम अगर ख्याल रखेंगे तो कीड़े नहीं होंगे। कीड़े होने से कई प्रकार की बीमारी होती है। तो मैं स्वच्छ जल के लिए कोशिश करूंगा, सफाई के लिए कोशिश करूंगा, रोशनी के लिए कोशिश करूंगा, और जो हमारे यहाँ अव्यवस्थित हैं लोग, जिनके लिए मकान नहीं है, उनके लिए हम कोशिश करेंगे। वो तो मैं नहीं कर सकता, मेरे पावर में नहीं है, लेकिन जिनको नहीं मिला है वो प्रधान मंत्री का आवास का मिल जाए, उनको सही लोग को मिल जाए। राशन कार्ड अगर किसी नहीं बना है तो हमें महोदय से, हमारे अधिकारियों से निवेदन करके उनके लिए राशन कार्ड के लिए कोशिश करेंगे हम, क्योंकि हमारे नगर पालिका के हैं तो उनको हर प्रकार की व्यवस्था होना चाहिए। ये मेरा कोशिश रहेगा। इसके अलावा जैसे स्कूल वगैरह को बताया हूँ मैं, स्कूल में भी बाकायदा मॉनिटरिंग भी होगा।
अगर मैं आ गया तो मॉनिटरिंग होगा कि आपके विद्यालय में प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल में आजकल डिफरेंस इसलिए हो गया कि प्राइवेट स्कूल में मॉनिटरिंग होता है, इसलिए वहाँ के स्टैंडर्ड ज़्यादा है। सरकारी स्कूल में उससे ज़्यादा संसाधन है, लेकिन संसाधन होने के बावजूद मॉनिटरिंग नहीं होने के कारण वहाँ का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते लोग। तो ये नहीं कहते कि 100%, कुछ लोग उसके कारण सारे लोग बदनाम होते हैं। एक मछली जैसे गंदा मछली पूरा तालाब को गंदा कर देती है, इसीलिए कुछ एक शिक्षकों के कारण ये सुनने को मिलता है। तो हम मॉनिटरिंग करेंगे और ये रहेगा कोशिश कि अच्छे वहाँ का संसाधन, खाली मॉनिटरिंग करने से नहीं होगा, संसाधन है कि नहीं, वहाँ क्या चीज़ की कमी है, स्कूल में टीचर की कमी है क्या, बैठने की व्यवस्था नहीं है क्या, मध्याह्न भोजन कैसे मिल रहा है क्या है, ये सब उनको देखना है। बोर्ड वगैरह की व्यवस्था है, सहायक सामग्री है, उनके पुस्तकों का सही समय में उनको आवंटन हुआ कि नहीं, कपड़े, उनका गणेश वितरण जो राज्य शासन द्वारा मिलता है, गणेश वितरण वो मिला है कि नहीं, राज्य शासन द्वारा ही मिलता है पुस्तकें, वो मिला है कि नहीं, ये सब हमको मॉनिटरिंग भी करना चाहिए। और बच्चे उसको सदुपयोग कर रहे हैं। मैं ये देखा हूँ कि योग का पुस्तक राज्य शासन पिछले 15-20 साल से दे रही है। उस पुस्तक को ले जाके बच्चे रख देते हैं, कभी उसको नहीं पढ़ते। कई ऐसी पुस्तक जिस नहीं पढ़ते, तो उसको हम देखना है, वो पढ़ता है नहीं बच्चा, उसको पढ़ना चाहिए। इतना कीमत सरकार इतना खर्च करेगी, उस पुस्तकों को पढ़ना चाहिए। कोशिश ये करना चाहिए हमको स्कूलों में भी। बात वो हो जाता है सर, वो प्रैक्टिकलिटी कम हो जाती है। हाँ, कम हो जाती है। थ्योरी पढ़ा रहे हैं तो लोगों को प्रैक्टिकल भी देना जरूरी है। हाँ, प्रैक्टिकल देना जरूरी है। तो क्या है, स्कूल के भी बच्चों को हम ये पहले से मार्गदर्शन दे कि जो बच्चे हैं उसको फ्री का मिला है कि उस पुस्तक को नष्ट ना करे, उस पुस्तक को फिर से जिल्द लगा के फिर से वहाँ रीयूज करें। हाँ, रीयूज करें। इस टाइप का अगर हम उनको मोटिवेशन करेंगे तो शिक्षक भी बहुत खुश होंगे, बच्चों भी खुश होंगे, और हमारा देश का राज्य शासन का पैसा भी बचेगा। जी जी। पर्यावरण के लिए भी, सफाई के लिए हम बच्चों को, हालांकि ये नहीं कराने का राज्य शासन निर्देश है, लेकिन हम लोग भी जब थे तो बच्चों के साथ हम लोग सफाई करते हैं। तो कभी कभी हम बच्चों के साथ मिलकर स्वच्छता अभियान चला सकते हैं। वो कल्चर होना जरूरी है। कल्चर होना जरूरी है, बच्चों के साथ मिलके। ये नहीं कि बच्चों को वहाँ काम करवा रहे हैं, ऐसा नहीं, ये नहीं, लेकिन कल्चर होना चाहिए। में होता है तब वो बच्चा क्या करेगा, अपने घर में जाके सफाई करेगा, अपने घर में जाके अगर माँ पिताजी मजदूरी कर रहे हैं तो उनकी इज्जत बनाएगा, उसकी अहमियत पता चलेगी। हाँ, अहमियत पता। तो मेरा ये कोशिश रहेगा स्कूलों में भी मॉनिटरिंग करके थोड़ा उनको मोटिवेशन करें। ये नहीं कि हम उनको केवल पावर दिखा के उनको धमकाए, नहीं, मोटिवेशन करें, उनको हाथ जोड़ के अगर ऐसे बात बताओगे तो सहज स्वीकार करेंगे वो लोग। और स्कूल का भी स्तर जो है प्राइवेट स्कूल के बराबर हो जाएगा। हमारा प्राइवेट स्कूल के बराबर ही है। हमारे शिक्षक लोगों को कई प्रकार के काम दिया जाता है, वो मल्टीपर्पज, यानी एक काम पूरा नहीं होता, दूसरा तीसरा चौथा काम देते हैं। इस कारण बेचारे पढ़ाना छोड़ के सब दूसरा काम, कोई बीएलओ का काम, कोई राशन कार्ड बनाने का काम, तो कोई गरीबी रेखा का सर्वे कर, यह अलग अलग काम दिया जाता है। उससे भी थोड़ा बोझ से कम होना चाहिए, तो ज़्यादा अच्छे शिक्षकों का भी स्टैंडर्ड अपने आप बढ़ेगा। और प्राइवेट स्कूल में केवल पढ़ाना, दूसरा काम नहीं रहता, केवल पढ़ाना होता, ये एक है। उसके लिए हम राज्य शासन से भी बात करेंगे कि स्कूलों के जो टीचर ऊपर है, आप बहुत ज़्यादा दबाव बोझ दे देते हैं, ताकि वो मूल उद्देश्य से हटके दूसरा ही काम करने में लग जाता है। सर, जैसे लोग ट्रांसपेरेंट की बात कर रहे हैं, हमें ना मॉनिटरिंग होना चाहिए। हाँ जी। लेकिन पहले के ज़माने में तो चलो अध्यक्ष पद की मतलब रिजल्ट और हार जीत पे ही फैसला होता था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो आप कार्यकाल करते हैं लोग, तो उनका भी ऑडिटिंग होना चाहिए, मॉनिटरिंग होना चाहिए। तो जैसे आप अध्यक्ष पद के लिए बन जाते हैं, तो आप हमारे चैनल पे लोगों को आश्वासन दे सकते हैं कि हर साल एक हम करेंगे, जैसे आप मेरे चैनल में कर सकते हैं कि हाँ कि यार एक मॉनिटरिंग, एक साल की समीक्षा है, ये हम किए काम। और हम डंके की चोट पे, मतलब ये हमारा रिपोर्ट कार्ड है, रिपोर्ट कार्ड होना चाहिए। बहुत सही, तो सही है, करेंगे, बहुत बढ़िया। हम तो करेंगे, आपके चैनल विश्वास दिला दीजिए। हम आपके चैनल को विश्वास दिलाते हैं सामने, सब दर्शकों के सामने, कि हम इनके चैनल के साथ हम मॉनिटरिंग करेंगे। साल में हमारा क्या डेवलप हुआ है, क्या प्रगति हुआ, उसका हम मॉनिटरिंग करेंगे। मैं ये भी चाहता हूँ कि शासन का, प्रशासन का खर्च ना हो पैसा। जैसे गांव में होता है काम, गांव में मिल के बैठ के पहले होता था, आज भी कहीं किसी किसी को आदर्श गांव होता है, जैसे तारस गांव है, एक आदर्श गांव है। क्यों है? क्योंकि वहां लोग मिल बैठ के आपस में तय करते हैं, इनको हम सचिव बनाएंगे, इनको सरपंच बनाएंगे, इनको पंच बनाएंगे, वो फैसला हो जाता है। वहां चुनाव नहीं होता। चुनाव नहीं होने से क्या होता है, वहां आपस में एकता रहता है। ऊपर से शासन से भी जो अनुदान उनको मिलता है, चुनाव नहीं होने के कारण शासन से पुरस्कार के रूप में अनुदान मिलता है। मैं भी अपने मोहल्ले में लोगों को निवेदन किया हूं कि ऐसे कुछ करो हमारे मोहल्ले में भी, कि पार्षद का कम से कम चुनाव। अगर मैं अध्यक्ष का बोलूंगा तो आप लोग सोचेंगे कि अध्यक्ष लड़ रहा हूं इसलिए बोल रहा हूं, इसलिए मैं अध्यक्ष नहीं बोल रहा हूं। कम से कम पार्षद अपने अपने मोहल्ले में सामंजस्यपूर्ण बैठ के सबको तय करके पार्षद चुन ले, तो हमारे में जो फूट है, ये बीजेपी वाला है, ये कांग्रेस वाला है, बहुजन समाज वाला है, ये आम आदमी वाला है, ये समाजवादी है, ये वाला वो वाला,
ये हमारा दूर हो जाएगा। हम विकास के लिए सब मिल एक साथ काम कर सकते। मैं जवाहर वार्ड का भी बीएलओ रह चुका हूँ, जवाहर वार्ड वालों से भी निवेदन किया हूँ कि आप लोग मिल बैठ के अपने यहाँ का पार्षद किसी एक को सर्वसम्मति से चुन लो, चुनाव मत कराओ, तो अपने आप सब में एकता आ जाएगा। क्योंकि चुनाव हो जाता है 5 साल तक सब एक दूसरे से ईर्ष्या जलन करते रहते हैं, और उससे बड़ा नुकसान हो जाता है कि हमारे जो जगह की है या विकास की यात्रा ठहर जाती है, भाईचारक भावना खत्म हो जाती है, आपस में घर घर मतभेद हो जाता है, मतभेद हो जाता है। ये दूर होने के लिए स्वशासन की परिभाषा है सर, है ना? हाँ, ये तो उसमें राज्य शासन का भी पैसा बचेगा, शासन प्रशासन का जो पावर लगता है वो बचेगा, और वो आदर्श मोहल्ला आदर्श ग्राम कहलाएगा। तो मैं चाह रहा था मैं अपना पावर जो है अपने मोहल्ले में निवेदन कर सकता हूँ, अपने मोहल्ले में लोगों को निवेदन किया, हो सकता है उनको समझ आए और मेरी बात अच्छा लगे। मैं कोई उसके लिए राजनीति करना नहीं चाहूँगा, लेकिन अगर अच्छा लगे तो वो लोग एक्सेप्ट करेंगे और सब मिल के किसी पार्षद को, जिसको चाहे वो पूर्व पार्षद ही क्यों ना हो या अन्य पार्षद, जिसको आप चुनना है, बढ़िया से मिल बैठ के तय कर लो, ताकि 2 पार्टी 3 पार्टी आपस में ना लड़े और हमारा जो है व्यर्थ का हमारा समय धन और पावर सब बर्बाद ना हो। ये मेरा निवेदन है। आगे अपन नगर पालिका में भी आगे कोशिश करेंगे। अभी तो खैर चुनाव हो रहा है, अगर अभी मैं बोलूंगा कि नहीं ऐसे कर लो तो जो और लड़ रहे हैं वो मेरे विरोध हो जाएंगे, इसलिए मैं नहीं चाहता। लेकिन आगे चल के मैं नहीं भी रहूं तो आप लोग ऐसे भी कीजिए जैसे पहले हुआ करता था, ताकि हमारा कांकेर का नगर पालिका पैसा बचे, वो विकास काल में लग जाए। ये मेरा सोच है, किसी प्रोजेक्ट में लग जाए पैसा, किसी प्रोजेक्ट में आपके सुविधाओं पे लग जाए, बाथरूम बन जाए उसका। तो इट्स ऑल अबाउट ह्यूमैनिटी, मतलब मानव धर्म के लिए करना चाहिए। जब गांव वाले अनपढ़ जो अशिक्षित हैं वो लोग मिलकर एक हो सकते हैं, हम लोग शिक्षित हैं, क्यों नहीं हो सकते? हम कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो ये आपने देखा, बहुत ही प्रेरणादायक और न्यू कॉन्सेप्ट्स लेकर आते हैं मोहन जी के विचार जो हैं बहुत ही प्रेरणादायक हैं और विज़न रखते हैं कांकेर के विकास को लेकर। तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप जितना समर्थन प्यार दे सकते हैं मोहन सेनापति जी को इस चुनाव में ज़रूर दें। और जाते जाते आप सर, आप अपने कांकेर वासियों को क्या आश्वासन देना चाहेंगे कि आप बाकी जितने भी उम्मीदवार हैं उनको छोड़ के आपको ही क्यों चुने? एक बार प्यार से आप अपील कर सकते हैं। एक बार आप लोगों से अपील है, निवेदन है, प्रार्थना है, एक बार अपने दिल को हाथ रख के अपने विवेक पे इस्तेमाल कीजिए और सोचिए कि किसको आप चुनेंगे, चुनकर लाएंगे तो वो डेवलप कर सकता है, या केवल अपना ही स्वार्थ देखेगा, अपने परिवार का स्वार्थ देखेगा, या फिर कांकेर के विकास के लिए काम कर सकता है। आप एक बार अपना दिल को हाथ रख के टटोलिए, बोलिए, इसमें किसी प्रकार का भय, चिंता, शोक मत कीजिए। निस्वार्थ भाव से आप जो अच्छा होगा, मैं अगर आपको अच्छा लगता हूं तो मुझे आप अवश्य वोट कीजिए। और एक बार मैं कह रहा हूं, ये नहीं कि मैं कहूंगा कि अगले बार मैं और कोशिश करूंगा, मैं फर्स्ट एंड लास्ट है, ये मेरा चुनाव फर्स्ट एंड लास्ट है। मैं एक बार कोशिश, कभी मैं राजनीति में नहीं आना चाहिए, लेकिन कांकेर की दयनीय स्थिति को देख के मुझे राजनीति आना पड़ा। और आज मुझे अगर चुन के आऊँगा मैं चुन के, अगर यदि आप लोग का आशीर्वाद रहा तो मैं कांकेर को 5 साल में इतना ज़्यादा डेवलप करूंगा और सोचूंगा अगले बार कोई दूसरा आए तो दूसरा नया आए, मैं हट जाऊंगा। मैं बिल्कुल एक बार, ये मेरा फर्स्ट और लास्ट है। मैं आपको चाहे तो स्टाम्प में लिख के दे देता हूं कि मैं इसके बाद चाहे जीत गया तो या फिर नहीं भी जीता तो भी मैं इसके बाद ना चुनाव लड़ूंगा, ना किसी प्रकार का किसी में पद में नहीं रहूंगा। मेरे को पहला चांस दीजिए आप लोग, और ये आखिरी चांस रहेगा। और 5 साल में मेरा पूरा दावा है कि आप लोगों को मैं विश्वास दिलाता हूं कि बहुत अच्छा मैं कांकेर का डेवलप करने के लिए, विकास करने के लिए सभी वर्ग को मिलके, सभी पार्षदों से मिलके, अधिकारी कर्मचारियों से मिलके, छोटे छोटे कर्मचारियों से मिलके हम कांकेर के लिए क्या कर सकते हैं उसे कोशिश करेंगे और लोगों से अनुभव भी लेंगे। तो मेरा आप लोगों से प्रार्थना है कि मोहन सेनापति को आप अवश्य चुनकर नगर पालिका अध्यक्ष हेतु अपना अमूल्य वोट देने की कृपा करें। धन्यवाद। ठीक है सर, धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा।